नमस्कार दोस्तों। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद हैं जो सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि सुनने के बाद भी दिमाग के किसी कोने में अटक जाती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप सुन रहे हैं मॉडर्न तांत्रिक बाबा। आज की कहानी कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शैतान की जो मरा हुआ नहीं बल्कि ज़बरदस्ती पैदा किया गया है, जिसका नाम है कच्चा कलवा। ये कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी पिछली से ज़्यादा डरावनी होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देती है। और कहानी सुनते समय कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस हिस्से में लगा। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कभी रात के सन्नाटे में किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाकर कहा हो कच्चा कलवा, तो समझ लेना वो नाम यूं ही नहीं लिया गया। नाम सुनकर इसे हल्का मत समझना। कच्चा कलवा कोई भटकती आत्मा नहीं है, ना ही किसी मरे हुए इंसान की रूह। ये वो चीज़ है जिसे तांत्रिक ज़बरदस्ती पैदा करते हैं। ये कहानी मुझे एक ऐसे गांव में पता चली थी जहां रात ढलते ही लोग अपने बच्चों के नाम तक जोर से नहीं लेते थे। गांव का नाम था भैरव टोला। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, खेत, रास्ते, हंसते लोग। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरे गांव पर जैसे कोई अदृश्य चादर डाल दी जाती थी। दरवाजे बंद, खिड़कियां सील और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगती। उस गांव के बूढ़े कहते थे, कच्चा कलवा हवा में नहीं चलता, वो भूख में चलता है। कच्चा कलवा बनाया जाता है शमशान की राख से, उड़द की डाल के आटे से, और उस राख आटे से एक छोटा सा पुतला गढ़ा जाता है, एक डॉल जिसकी आंखें नहीं होती। लेकिन असली चीज़ वो नहीं होती जो दिखती है। असली चीज़ वो मंत्र होते हैं जो आधी रात के बाद शमशान में खड़े होकर पढ़े जाते हैं। कहा जाता है जब आखिरी मंत्र पूरा होता है तो वो पुतला हिलता है, पहले उंगली, फिर गर्दन, और फिर वो खड़ा हो जाता है। छोटा, टेढ़ा, अधपका, इसीलिए उसका नाम पड़ा कच्चा कलवा। वो अपने मालिक का गुलाम होता है, जो कहा जाए करता है। किसका वंश मिटाना है, किसके घर की हंसी छीननी है, सब। लेकिन हर तांत्रिक ये बात छुपाता है कि कच्चा कलवा कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा भूखा रहता है। और जैसे जैसे उसका मालिक कमज़ोर पड़ता है, जैसे जैसे मंत्रों में ज़रा सी भी गलती होती है, कच्चा कलवा धीरे धीरे अपने मालिक की तरफ देखने लगता है। भैरव टोला में 7 वंश ऐसे ही ख़त्म हो चुके थे। किसी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ, किसी घर में शादी नहीं हुई, नाम मिटते चले गए। और 8वां घर वो मेरा था। उस रात मैं अपने आंगन में खड़ा था, हवा बिल्कुल बंद थी। तभी मुझे ज़मीन पर कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। धप धप। मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, लेकिन वो पैरों जैसे नहीं लग रहे थे। तभी पीछे से मेरे छोटे भाई की कांपती आवाज़ आई, भैया वो पुतला चल क्यों रहा है? मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, अंधेरे में 2 अधपकी आंखें मुझे घूर रही थीं। और तभी मुझे समझ आया, कच्चा कलवा अब भूखा है, और अगली भूख मेरे वंश की थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही अधपकी आंखें दिखती, छोटी सी देह, टेढ़ी गर्दन, और वो चाल जैसे ज़मीन पर घिसटता हुआ कोई भूख ढूंढ रहा हो। भैरव टोला में उस रात कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई उल्लू नहीं बोला। बस बीच बीच में कहीं दूर से किसी बच्चे के हंसने जैसी आवाज़ आती थी। लेकिन गांव के लोग जानते थे, ये किसी बच्चे की हंसी नहीं होती, ये कच्चे कलवे की पहचान होती है। सुबह हुई तो गांव में खामोशी और गहरी थी। 8वें घर के सामने लोग इकट्ठा थे। मेरा घर। मेरी माँ दरवाजे पर बैठी थी, आंचल से मुंह ढके, जैसे कुछ देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर मिट्टी से बना एक छोटा सा हाथ उभरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को पकड़ने की कोशिश की हो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी, जिन्होंने शमशान में आधी जिंदगी बिताई थी, बस इतना बोले, अब इसे अकेले नहीं रोका जा सकता।
और तब पहली बार उस नाम का जिक्र हुआ जिसे कोई जोर से नहीं लेता। मुंजिया। कहा जाता है मुंजिया वो होता है जो मरने से पहले पैदा ही नहीं हो पाया। अधूरी जान, अधूरी भूख। जहां कच्चा कलवा वंश खाता है, वहीं मुंजिया उस भूख को दिशा देता है। उसी रात मुझे शमशान ले जाया गया, बिना बताए, बिना पूछे। आधी रात, चांद बादलों में छुपा और शमशान की राख हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहीं मैंने देखा वो पुतला जो पहले मिट्टी का था, अब उसमें कुछ और था। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई और मुझे लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। तभी पीछे से एक बहुत पतली, बहुत कमज़ोर लेकिन बहुत पुरानी आवाज़ आई। अब देर हो चुकी है। मैंने मुड़कर देखा। एक छोटा सा साया जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, वो मुंजिया था। उसने कच्चे कलवे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और पहली बार मुझे समझ आया कि ये दोनों अलग नहीं है। मुंजिया रास्ता दिखाता है, कच्चा कलवा रास्ता पूरा करता है। उस रात गांव में पहली चीख सुनाई दी, और वो चीख आखिरी नहीं थी, क्योंकि जब मुंजिया जाग जाता है तो कच्चा कलवा पूरे वंश से पहले शुरुआत करता है सबसे छोटे नाम से, और मेरे घर में सबसे छोटा नाम अभी जिंदा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही अधपकी आंखें दिखती, छोटी सी देह, टेढ़ी गर्दन, और वो चाल जैसे जमीन पर घिसटता हुआ कोई भूख ढूंढ रहा हो। भैरव टोला में उस रात कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई उल्लू नहीं बोला। बस बीच बीच में कहीं दूर से किसी बच्चे के हंसने जैसी आवाज आती थी। लेकिन गांव के लोग जानते थे ये किसी बच्चे की हंसी नहीं होती, ये कच्चे कलवे की पहचान होती है। सुबह हुई तो गांव में खामोशी और गहरी थी। 8वें घर के सामने लोग इकट्ठा थे। मेरा घर। मेरी मां दरवाजे पर बैठी थी, आंचल से मुंह ढके, जैसे कुछ देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। अंदर जाकर देखा तो दीवार पर मिट्टी से बना एक छोटा सा हाथ उभरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को पकड़ने की कोशिश की हो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी, जिन्होंने शमशान में आधी जिंदगी बिताई थी, बस इतना बोले, अब इसे अकेले नहीं रोका जा सकता। और तब पहली बार उस नाम का जिक्र हुआ जिसे कोई जोर से नहीं लेता। मुंजिया। कहा जाता है मुंजिया वो होता है जो मरने से पहले पैदा ही नहीं हो पाया। अधूरी जान, अधूरी भूख। जहां कच्चा कलवा वंश खाता है, वहीं मुंजिया उस भूख को दिशा देता है। उसी रात मुझे शमशान ले जाया गया, बिना बताए, बिना पूछे। आधी रात, चांद बादलों में छुपा और शमशान की राख हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहीं मैंने देखा वो पुतला जो पहले मिट्टी का था, अब उसमें कुछ और था। उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई और मुझे लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। तभी पीछे से एक बहुत पतली, बहुत कमज़ोर लेकिन बहुत पुरानी आवाज़ आई। अब देर हो चुकी है। मैंने मुड़कर देखा। एक छोटा सा साया जिसकी आंखें बहुत बड़ी थीं और शरीर बिल्कुल सूखा हुआ, वो मुंजिया था। उसने कच्चे कलवे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और पहली बार मुझे समझ आया कि ये दोनों अलग नहीं है। मुंजिया रास्ता दिखाता है, कच्चा कलवा रास्ता पूरा करता है। उस रात गांव में पहली चीख सुनाई दी, और वो चीख आखिरी नहीं थी, क्योंकि जब मुंजिया जाग जाता है तो कच्चा कलवा पूरे वंश से पहले शुरुआत करता है सबसे छोटे नाम से, और मेरे घर में सबसे छोटा नाम अभी जिंदा था। उस रात सबसे छोटा नाम मेरा नहीं था, वो था चिंटू, मेरा 5 साल का भाई। वो मासूम था, उसे नहीं पता था कि वंश क्या होता है, या किसी भूख का नाम लिया जाए तो वो जाग जाती है। वो बस सो रहा था अपनी माँ की बाह में, शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन आधी रात के बाद जब शमशान की हवा गांव की तरफ मुड़ती है, तब नींद भी अपनी जगह बदल लेती है। सबसे पहले मुझे घर की छत पर नाखून घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। खीं खीं
जैसे कोई बहुत छोटा हाथ कच्ची दीवार पर रास्ता ढूंढ रहा हो। मैं उठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। तभी अंदर के कमरे से चिंटू की हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने रात में सुनी थी। मेरी माँ जाग गई। उन्होंने चिंटू को हिलाया, लेकिन वो हंसता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो हमें नहीं देख रहा था। उसकी नज़र छत की तरफ थी, और तभी छत से धीरे धीरे कुछ टपका। मिट्टी, काली राख, और फिर एक छोटा सा पैर, टेढ़ा, अधपका, जिस पर नाखून नहीं थे। कच्चा कलवा हमारे घर में उतर चुका था। माँ की चीख गले में ही अटक गई। पिता पत्थर की तरह खड़े रह गए, और मैं बस देखता रहा। तभी कमरे के कोने में एक और साया उभरा, बहुत पतला, बहुत छोटा, लेकिन उसकी आंखें हद से ज़्यादा बड़ी थीं। मुंजिया। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी खेल की शुरुआत हो गई हो। उसने कच्चे कलवे की तरफ देखा और फिर चिंटू की तरफ, और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, अब खा। कच्चा कलवा आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने चिंटू को छुआ, वो रुक गया। उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा, और पहली बार मैंने उसकी आंखों में देखा। वो खाली नहीं थी, वो भूख से भरी थी। मुंजिया हंसा और बोला, वंश से पहले डर खाया जाता है। उसी पल घर की सारी दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। चिंटू की हंसी अचानक रोने में बदल गई, और तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। टन टन टन। किसी ने हमें सुन लिया था। कच्चा कलवा पीछे हटा। मुंजिया की मुस्कान थोड़ी कम हुई, लेकिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, आज नहीं, पर वंश का पहला नाम मैंने देख लिया है, और अगली बार घंटी नहीं बजेगी। अगली बार कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जब मुंजिया तय कर लेता है तो कच्चा कलवा अधूरा नहीं छोड़ता। और अब वो हमारे घर का रास्ता पहचान चुका था। अगली रात एक तांत्रिक आने वाला था, लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो हमें बचाने आएगा या नहीं। सवाल ये था कि वो किसका मालिक है। अगली रात हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, इतनी ठंडी कि दिए की लौ भी कांप रही थी। गांव के बाहर से किसी के पैरों की आहट आ रही थी, धप धप, जैसे कोई जानबूझकर अपने कदम गिना रहा हो। वो तांत्रिक था। लंबे बिखरे बाल, माथे पर राख की मोटी रेखा, और आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों और अब कुछ भी देखना न चाहती हों। उसने घर में कदम रखते ही चिंटू की तरफ देखा, बस एक नज़र, और उसी पल उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसने धीरे से कहा, कच्चा कलवा अंदर आ चुका है। माँ रो पड़ी। पिता उसके पैरों में गिर गए, लेकिन तांत्रिक पीछे हट गया। वो बोला, जिसने इसे बनाया है वो अभी जिंदा है, और जब तक मालिक जिंदा रहता है कलवा किसी और का नहीं सुनता। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तो फिर मुंजिया? उसका हाथ अपने आप उसके गले तक चला गया। मुंजिया रास्ता खोलता है, वो बोला, और रास्ता खुल गया है। उसने ज़मीन पर एक घेरा बनाया राख से, लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू किया, घर की दीवारों से वो आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। चिंटू फिर हंसने लगा, पर अब वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी। तांत्रिक चीखा, इसे बाहर निकालो। हम जैसे तैसे चिंटू को उठाकर आंगन में ले आए, और तभी आंगन के कोने में वो दिखाई दिया, कच्चा कलवा। इस बार साफ दिख रहा था। उसका शरीर अब और ठोस लग रहा था, जैसे हर डर के साथ वो थोड़ा थोड़ा पूरा हो रहा हो। उसके पीछे मुंजिया खड़ा था, बिल्कुल पास, और बहुत धीरे धीरे अपने नाखून कलवे की पीठ पर भेर रहा था। तांत्रिक के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ये मेरा नहीं है। और उसी पल कच्चा कलवा उसकी तरफ मुड़ा, पहली बार अपने मालिक की तरफ। मुंजिया जोर से हंसा। उसकी हंसी में पूरे गांव की रात टूट गई। कच्चा कलवा एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा, और फिर तांत्रिक चीख भी नहीं पाया। जब सब खत्म हुआ, आंगन में सिर्फ राख थी, और उस राख में एक अधपका हाथ। कच्चा कलवा अब आज़ाद था। मुंजिया ने चिंटू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अब कोई मालिक नहीं,
अब सिर्फ भूख है। और मुझे समझ आ गया, ये कहानी अब एक घर की नहीं रही, ये कहानी अब पूरे भैरव टोला की थी। और जब कच्चा कलवा आज़ाद होता है तो वो एक वंश पर नहीं रुकता, वो गांव से शुरू करता है और शहर तक जाता है। उस रात तांत्रिक की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि भैरव टोला में पहली बार एक साथ कई घरों से चीखें उठी। ऐसी चीखें जिनमें आवाज़ कम और डर ज़्यादा था। लोग बाहर नहीं भागे क्योंकि सबको पता था बाहर भागने वाला पहले मरेगा। मैं आंगन में खड़ा था। मेरे पैरों के पास वही अधपका हाथ पड़ा था, राख में आधा दबा हुआ, और मुझे साफ महसूस हो रहा था वो हाथ अभी मरा नहीं है। चिंटू मेरी माँ की गोद में था। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो रो नहीं रहा था। वो बस छत की तरफ देख रहा था और होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहा हो। तभी मुझे समझ आया, मुंजिया चला नहीं गया है, वो बस दिखाई देना बंद करता है। आधी रात के बाद गांव की गली में एक के बाद एक दरवाजे खुलने लगे, बिना किसी के छुए। पहले काका गोपाल का घर, फिर मास्टर जी का, फिर वो घर जहां पिछले 10 साल से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और हर घर से एक ही आवाज आई, बच्चों की हंसी। मैं दौड़ा, लेकिन जैसे ही गली में पहुंचा पैर जमीन से चिपक गए। गली के बीचों बीच कच्चा कलुआ खड़ा था। अब वो पहले जैसा छोटा नहीं लग रहा था। उसकी पीठ सीधी थी, हाथ लंबे हो गए थे और चेहरे पर कुछ कुछ इंसानीपन उभर आया था। मुंजिया उसके कंधे पर बैठा था, पैर हवा में झूलते हुए, और बहुत मजे से ताली बजा रहा था। देखा? उसने मुझे देखा बिना कहा। डर से वो बड़ा होता है और वंश से पूरा। कच्चा कलुआ एक घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर से एक औरत की चीख आई, फिर अचानक खामोशी। कुछ देर बाद कच्चा कलुआ बाहर निकला। उसके मुंह के कोने पर कुछ लाल लगा था और उसके पेट पर एक हल्की सी उभार। वो अब और पूरा लग रहा था। मुंजिया नीचे कूदा और मेरे बहुत पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें मेरे कंधे के ऊपर देख रही थीं। तू अगला नहीं है, वो मुस्कुराया। तू तो देखने के लिए बचाया गया है। तभी मुझे अपने पीछे चिंटू की सांसें महसूस हुईं। मैं मुड़ा। चिंटू अब मेरी माँ की गोद में नहीं था, वो अपने आप खड़ा था। उसके पैरों के नीचे राख फैल रही थी और उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी। भैया, उसने कहा, मुझे भूख लगी है। मुंजिया ने धीरे से फुसफुसाया, जब वंश खुद चल कर आए तो भूख सबसे मीठी होती है। कच्चा कलुआ मुड़ा सीधे चिंटू की तरफ, और उसी पल मंदिर की घंटी फिर से बज उठी। इस बार किसी ने नहीं बजाई थी, इस बार घंटी खुद डर गई थी। कच्चा कलुआ रुका। उसके शरीर में जैसे कुछ टूटा हो। मुंजिया की हंसी पहली बार रुक गई। कोई और भी है, उसने बुदबुदाया। शमशान की तरफ से एक नई आहट आ रही थी, भारी, पुरानी और भूख से भी ज्यादा खतरनाक। कच्चा कलुआ पीछे हटा। मुंजिया ने दांत पीसे और मुझे पहली बार एहसास हुआ, कच्चा कलुआ सबसे बड़ा डर नहीं है। सबसे बड़ा डर वो है जो उसे रोक सकता है, और जो आता है वो सिर्फ लेने नहीं आता, वो हिसाब चुकाने आता है। तो दोस्तों, ये थी कच्चा कलुआ और मुंजिया की वो कहानी जो भैरव टोला से शुरू हुई, लेकिन शायद वही खत्म नहीं हुई। क्योंकि कहा जाता है जब किसी तांत्रिक की गलती से कच्चा कलुआ आज़ाद हो जाए तो वो एक जगह नहीं रुकता, वो तब तक चलता है जब तक उसकी भूख पूरी तरह खत्म न हो जाए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके आसपास भी किसी शमशान, किसी तांत्रिक या किसी अजीब घटना की कहानी है तो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मॉडर्न तांत्रिक बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा गहरी, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा अनसुनी होने वाली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, कुछ नाम रात में ज़ोर से नहीं लिए जाते। जय भैरव और शुभ रात्रि।